स्टूडेंट्स, मैं अवेशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम, आप लोग की तबीयत अच्छे से होगी, आप लोग सब लोग अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। देखो इस मौसम चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अभी आप लोग का एग्ज़ाम होना है तो आप लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अभी क्या है, एग्ज़ाम्स पे तो ध्यान दो ही देना ही है, बट उससे भी ज़्यादा फोकस आप लोग अपनी तबीयत पे रखो, क्योंकि तबीयत सही रहेगी तभी आप लोग पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो आप लोग तबीयत पे भी बहुत ध्यान दो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। हम लोग तो आ ही रहे थे प्रैक्टिस सेशन लेके, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि तबीयत के चक्कर में थोड़ा हो रखा था ब्रेक। बाकी अगर सब कुछ ऊपर वाले ने सही रखा तो फिर कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उससे पहले अगर रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी जैसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पता होगा चल रहा है, अगर नहीं देख रहे हो तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी जा करके देख लो। बाकी अदर क्लासेस आपके भी हो रखे हैं, मनीषा मैम ले रखी है CRM वगैरह की, इंडियन रेलवे हिस्ट्री वगैरह की। अगर आपने वो क्लासेस भी नहीं देखी है तो भी जा करके देख लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास आ गया तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे आपको देखना ही चाहिए। इसलिए आप उसको जाओ चेकआउट करो और उसको भी देखो कि क्या कैसे चीज़ें, क्या कैसे सर पढ़ा रहे हैं आपके, बाकी सारी चीज़ें कैसे आप लाभ उठा सकते हो हमसे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो फिर ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं। देखो अभी भी बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं हुई है तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करो। बताओ, बेसिक का क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है, आप लोग सॉल्व करो इसको। क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54, देन द सम ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है और एलसीएम आपको दे रखा है, और फिर पूछ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स। बताओ क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, मान लिया हमने क्या है, नंबर ए है और क्या है, बी है। ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है आपको क्या, 2:3 रेशियो दे रखा है 2:3, और एलसीएम दे रखा है आपको क्या, एलसीएम क्या दे रखा है, 54। आपसे पूछ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स। एक चीज़ याद रखना, क्या एलसीएम आपका हमेशा होता क्या है, एलसीएम को आप क्या कहते हो। देखो अगर ए और बी ये दो आपको रेशियो दे रखा है और पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम आपका हमेशा क्या होगा, ये जो स्मॉलेस्ट रेशियो है, ये स्मॉलेस्ट नंबर, इससे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम होगा हमेशा क्या होगा, ए इंटू बी इंटू SCF। ये हमेशा याद रखना, A इंटू बी इंटू SCF आपको क्या है पता है, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन नंबर जो इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एलसीएम की वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी, जो रेशियो दे रखा है उनका मल्टीप्लीकेशन इंटू SCF वैल्यू। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है, एलसीएम दे रखा है 54। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है सम ऑफ नंबर। इसको हमने क्या ले लिया, चलो यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है हमारा, A इंटू बी इंटू SCF, तो 2 इंटू 3 इंटू SCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, जो कि गिवन है क्या, 54। ठीक है, अब SCF की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 6×9 = 54, तो आपका SCF क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ गया, 9 हो गया आपका SCF। अब जो होता है, क्या होता है SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों से मल्टीप्लाइड, मतलब जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होता है ना SCF भाई, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। मतलब ये नंबर्स आपके, अगर एडिशन पूछा है, अब यहाँ से जो आपको पूछे, अगर A पूछे A, तो आपका क्या होगा, 2 इंटू 9 SCF होगा। ठीक है, बराबर 18। B पूछे, B क्या होगा, 3 इंटू 9 27। अब यहाँ पे A और B का सम पूछ रहा है, तो या तो यहाँ से निकाल लो या फिर क्या करोगे आप, डायरेक्ट देखो क्या, A प्लस B 3 + 2 5, 5 इंटू SCF क्या निकाला हमने, 9, 5 इंटू 9 बराबर 45। तो SCF यहाँ से आप
यहाँ से HCF निकाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, आपका HCF की वैल्यू अगर पूछे तो ये भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। क्लियर ये चीज़? अच्छा देखो, इसी को आप लोग कहोगे कि देखिए मैम आपने ये एक तरह से बता रख दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो डायरेक्ट 2 इसको x ले लेते थे, अगर इसको हम x ले लेते थे, इसको भी x ले लेते थे, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM हो गया हमारा, और 54 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। बट ये आपका जो x है, ये x होता क्या था, तो यही x जो है आपका क्या है, HCF होता है। यही x हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें भी होता है इसमें भी होता है। इसी x को मैं x ना लिख करके क्या लिख देती हूँ, HCF लिख देती हूँ। क्यों HCF लिखती हूँ, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको HCF पूछे तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख लोगे। आपको देखो कंसेप्ट पता होना चाहिए, रटो मत कि x होता है x मान के कर लिया। ये x होता क्या है, ये x आपकी HCF की वैल्यू ही होती है। क्लियर ये चीज़? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये है छोटी चीज़, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बट आपको ये एग्जाम में आ जाते हैं कई बार और आप नहीं कर पाते हो, या फिर कंसेप्ट की वजह से, या तो आप मान लो इसमें डायरेक्ट LCM पूछता तो आप कर लेते, HCF वगैरह निकालने को पूछता तो मे भी कंफ्यूज हो सकते थे। बट यहाँ से आपको पता है कि क्या होता है एग्जैक्टली। देखो दोनों तरीका मैंने बता दिया, x मान के भी और इससे भी, आपको जो सही लगे आप कर लो, आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए। क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, इसको ट्राई करो। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। कोई दे रखा है रूम, उसकी साइज दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। अब उसको पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स की कितनी मिनिमम नंबर लगाना पड़ेगा पेव द कवर, मतलब फ्लोर को कवर करने के लिए। अब मान लो आपके पास क्या दे रखा है, एक रूम है, स्क्वायर रूम है, स्क्वायर रूम नहीं है, मतलब एक रूम दे रखा है, उसकी कुछ लेंथ दे रखी है और आपको उसकी कुछ ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें टाइल्स लगाना है। मान लो आपके घर में क्या है, आपको टाइल्स लगवाना है। ठीक है, अब जो है आता है मिस्त्री या जो भी आता है आपके यहाँ पे, वो आपसे पूछता है कि लेंथ और ब्रेथ, या फिर मेज़र करता है आपके रूम की क्या है, लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। आप उससे क्या कहते हो कि स्क्वायर टाइल हमें लगाना है, ऐसा कि हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, टाइल को हमें कट ना करना पड़े, वेस्ट ना जाए। ठीक है, क्या करना है आपको, टाइल लगाना है, स्क्वायर टाइल लगाना है। तो आपको सारे एरिया को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। सारे एरिया को आप कवर करना चाहते हो। ठीक है, और आप जो है बिल्कुल भी क्या है, टाइल को कट नहीं करना चाह रहे हो बीच में, कि बीच में जैसे होता है ना कि हम लोग के घर में क्या होता है, कट करके लगा देता है मिस्त्री, लास्ट में बचता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट लगाना, कंप्लीट कवर करना है। ठीक है, तो पूछा है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल। मान लिया कोई लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानती हूँ। लेंथ आपको क्या दे रखी है, मान लो 50 दे रखी है, और ब्रेथ आपको क्या दे रखी है, मान लो 20 दे रखी है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस एरिया में कितने टाइल्स आपके लगेंगे। तो भाई टाइल्स लगाने के लिए मिस्त्री पहले देखेगा लेंथ ब्रेथ, क्या एरिया ही तो देखेगा रूम का, कि भाई एरिया कितना कवर हो रहा है, कितने में टाइल्स लगानी है। मिस्त्री क्या देखेगा, एरिया देखेगा। तो एरिया आपका हुआ क्या, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या, 50 इंटू 20। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये तो हो गया 50 इंटू 20, आपके रूम का लेंथ हो गया। ठीक है, पूछा क्या है कि नंबर ऑफ टाइल, आपने पूछा कितनी टाइल लगानी पड़ेगी, तो हम बाजार से कितनी टाइल ले आए। ठीक है, अब जो है एक टाइल का आपको क्या, स्क्वायर टाइल दे रखा, उसका क्या है, आपको लेंथ दे रहा है, मान लो 10 इंटू 10, मान लो 10 इंटू 10 है, एक उसकी लेंथ, स्क्वायर टाइल है तो ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेथ जो दोनों होगी क्या, एक 10 होगी, एक लेंथ और ब्रेथ सॉरी दोनों क्या होगी आपकी 10 होगी। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा एरिया उसका, 100। पूरा रूम जो है, पूरा रूम का एरिया है 50 इंटू 20, और आपके जो एक टाइल है,
एक टाइल है उसका एरिया क्या है 100 है, तो आपके कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी, ये कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी इस पूरे रूम को कवर करने के लिए, तो रूम का एरिया और अपॉन 1 टाइल का एरिया, तो आपका क्या है था 100, तो 00 से 00 आपका कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा 10। मतलब आपको क्या लगानी पड़ेगी 10 टाइल आपको लगानी पड़ेगी अगर रूम का लेंथ और ब्रेथ ये दे रखा है और आपके टाइल की ये डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, या फिर डायमेंशन आपको निकालनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, यही कंसेप्ट है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, डायमेंशन क्या है निकालनी है। यही आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है रूम का, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है रूम का, और आपको क्या कह रहा है कि कितनी टाइलें लगेंगी, ठीक है, कितनी टाइलें लगेंगी। लेंथ देखो क्या है क्वेश्चन में, लेंथ क्या दे रखा है, लेंथ क्या दे रखी है आपको, क्या है लेंथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है आपकी, ब्रेथ क्या है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये आपका जो है मीटर और ये सेंटीमीटर, और यहाँ भी देखो ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, क्या करेंगे हम इसको एक यूनिट में बदल लेंगे। किस में बदल लें भाई, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, हम इसको क्या करते हैं दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे भाई 15 मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर बराबर आएगा क्या आपका, तो 15-17 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका ब्रेथ है वो क्या आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितने टाइल लगेंगे इस, ये जो रूम है उसका लेंथ है आपका 15-17 और ये आपका ब्रेथ है क्या 902 सेंटीमीटर और ये 1517 सेंटीमीटर। इस एरिया को कवर करने में आपको कितने टाइल लगेंगे। तो पहले तो हमें उस स्क्वायर टाइल का डायमेंशन निकालना होगा कि भाई उस स्क्वायर टाइल जो हम लगा रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे, तो ये आपका जो लेंथ और ब्रेथ दे रखा है इसका कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे क्या कि जो इससे भी डिविजिबल हो, मतलब इसको भी कंप्लीटली काटता हो और ये आपके ब्रेथ को भी कंप्लीटली काटता हो। एक भाई टाइल तभी तो फिर सेट बैठेगी, अदरवाइज लेंथ और ब्रेथ अपना कुछ तो कुछ डायमेंशन गड़बड़ आ जाएगा, आपको टाइल काटनी पड़ेगी। लेकिन हमें इक्वल बैठानी है तो कब बैठेगी, तो आपके एक ऐसा नंबर हम फाइंड आउट करेंगे जो आपकी लेंथ को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो, आपके ब्रेथ को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ऐसा हम हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो वो हाईएस्ट नंबर होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही एक ऐसा वो नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम में ही अपना दिख रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसा नंबर है कि जो इसको भी इसमें भी कॉमन होगा इसमें भी कॉमन होगा, मतलब इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और भी इसको भी कंप्लीटली क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें लेंथ और HCF ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। कि यही आपका HCF ऑफ लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, ये डायमेंशन ऑफ टाइल होगा, डायमेंशन ऑफ 1 टाइल, ठीक है। क्लियर ये चीज कहाँ से आया, क्या लिया, क्यों लिया मैंने ये आपका क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 1 टाइल हो जाएगा। अब देखो HCF निकालोगे कैसे, तो देखो आपका एक दे रखा है लेंथ 1517 और ब्रेथ आपका दे रखा है 902। HCF होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो आप उस तरीके से जैसा मैंने अभी आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रखा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, जैसा हमने बचपन में पढ़ा था वहाँ से निकाल लो, ठीक है। या तो आप ये इसका फैक्टर तोड़ के वैसे निकाल लो। एक और तरीका होता है HCF निकालने का। HCF निकालने का कैसे निकालते हो, मैं क्या करती हूँ लेंथ और ब्रेथ जो दे रखा है उसको माइनस कर देती हूँ, आपस में उसको माइनस कर दिया, क्या
लेंथ माइनस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ जो दे रखा है आपस में, या फिर हमें जिसका भी एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखा है हमने तो इसलिए लेंथ और ब्रेथ ले लिया मैंने। जिसका भी आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, उसका क्या करो आप, उन नंबर्स का आपस में क्या करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन करो। या तो वो सब्ट्रैक्टेड जो वैल्यू आपकी आई है, या तो वो अदरवाइज उसका अदर फैक्टर्स जो होंगे वही आपकी क्या होगी, हमेशा एचसीएफ की वैल्यू होगी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जब लेंथ और ब्रेथ को आपस में, तो आपका ये आएगा क्या, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे 1, ठीक है, और ये 15 में से 9 गया, तो आपका कहोगे 6। तो आपका ये लेंथ और ब्रेथ माइनस किया आपका, तो आपका आया क्या, 615। बट देखो 615 क्या 1517 और 902 को काट रहा है कंप्लीटली, नहीं काट रहा भाई। देखो वैसे भी क्लियर है, यहाँ 5 है, 5 का आ रहा है, यहाँ कहीं 5 आया ही नहीं है, मतलब काटेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब 600 इन दोनों का माइनस किया, 615 नहीं है, फिर क्या बोला, सेकंड क्या चेक करते हैं, जब माइनस की वैल्यू नहीं होती है फिर हम उसका क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फैक्टर अब निकालें हम कि इन दोनों को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड दे रहा हो। तो इसको और फैक्टर्स में ब्रेक क्या करेंगे, आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 123। अब चेक करो 5 से तो ये कट नहीं रहा है, अब चेक करो आप 123 को कि 123 को क्या ये लेंथ और ब्रेथ जो है डिविजिबल हो रही है कि नहीं डिविजिबल हो रही है। देखो आप चेक करो 1517 123 काट रहा है कि नहीं, 1517 और 902 को, तो नहीं काटेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 123 ये जो है 1517 और 902 को डिवाइड नहीं करेगा। अब फर्दर इसको फैक्टर फाइंड आउट करो, जब अगर कट जाता तो आपका यही क्या होता है, एचसीएफ वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पे काट नहीं रहा है तो आपको इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, इसका फर्दर फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 41 × 3, 5 × 41 × 3 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 5 से तो ये कट नहीं रहा है, 3 से ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 और 2, तो 9 2 11, 3 से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, बचा आपका क्या, 41। आप चेक कर लेना कि 41 से क्या आपका लेंथ भी कटेगी, ब्रेथ भी कटेगी, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका 41 ही होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से इसको हम निकालते हैं। देखो डिफरेंस किया, डिफरेंस करके अगर डिफरेंस ही कट जा रहा है दोनों, तो वेल एंड गुड, आपका तुरंत आ जाएगा एचसीएफ वैल्यू। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस का रहा है सब्ट्रैक्शन वैल्यू, उनका फर्दर आपको क्या करने पड़ेगा, उनके मल्टीप्लिकेशन और आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर आपको डिवाइड कर रहा है दोनों को कंप्लीटली। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया क्या, 41 आपका एचसीएफ की वैल्यू आ गई। मतलब हमारे यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं क्या कि आपके जो टाइल होगी उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, 41 होगी। स्क्वायर टाइल है तो ऑब्वियसली 41 लेंथ होगी, 41 क्या होगी, उसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो एरिया आपका क्या है, 17 है, 1517 × 902, ये बड़ा लिख दूँ मैं, ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ ये चीज़ को, ठीक है। देखो मैं बड़ा लिख देती हूँ, क्या लिख रही मैं बोली हूँ, 15 एरिया क्या होगा उसका, लेंथ इस रूम का आपके, तो इस रूम का एरिया क्या है, 1517 × 902। नंबर ऑफ टाइल आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल क्या हो गया भाई, रूम का जो एरिया है अपॉन एक टाइल का जो एरिया है, लगा वो। तो एक टाइल के एरिया की डायमेंशन आपकी क्या थी, मतलब टाइल जो था उसका डायमेंशन क्या था आपका, 41 आया था, अपने एचसीएफ की वैल्यू 41 आई है, तो डायमेंशन उसका क्या है, 41 है। 41 लेंथ है, 41 ब्रेथ है, क्योंकि स्क्वायर टाइल है, तो आप यहाँ पे 41 रख दोगे, मल्टीप्लाई 41। क्लियर ये चीज़। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर, भाई ये एक टाइल का एरिया आ गया, ये पूरे रूम का एरिया आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे फर्दर तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा कि कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगा हुआ है उस रूम को पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 7
7 कम 7 28, अब ये 3, तो ये 37 से कटेगा। हाँ, ये 37 से 41 से कितनी बार में जाएगा आपका? 37 टाइम्स में जाएगा। सॉरी, अब ये आपका कितने बार में जाएगा? 902 जो है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और फिर 2 से काट दूँ, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। हाँ, ये क्या आपका जाएगा? 22 टाइम्स में जाएगा। क्लियर ये चीज़? ये आपका 22 टाइम्स में जाएगा। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना। अब आपका यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू क्या? 37 इंटू 22। 37 इंटू 22 को आप सॉल्व कर लोगे। तो इसको पहले कैसे सॉल्व करो? 37 इंटू 20 कर दो, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 740 प्लस, और 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 74। तो आपका नंबर ऑफ टाइल आया कितना? 814। टोटल आ गई कितनी आपकी नंबर ऑफ टाइल लगेगी? 814 टाइल लगेगी टोटल। इस रूम का जिसका लेंथ ब्रेथ दे रखा उस एरिया को कवर करने में आपको टोटल 814 टाइल लगेंगी। क्लियर ये चीज़? इस कंसेप्ट को देखो, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी अगर फिर से नहीं समझ में आएगा तो मैं अपना जब बेसिक का लेक्चर पढ़ाऊंगी, SCF LCM सारी चीज़ें उसमें कराऊंगी, मैं बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगी, तब मैं आपको समझा दूंगी क्या कैसे हुआ है। फिर से अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो करो। ये चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। देखो, ये है छोटा सा ही कंसेप्ट, बट एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मैम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एग्ज़ाम में टॉपिक दिया है आपको कि ये आना है, ठीक है, ज़्यादा बहुत पेपर भी नहीं अभी इस तरह का हुआ है। तो जब टॉपिक दिया है तो ये टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो कि ये आएगा ये नहीं आएगा? आप बताओ कैसे बोल सकते हो कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा? जब भाई टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कैसा भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। आप लोग भाग क्यों रहे हो चीज़ों से? आप लोग उसको फेस करना सीखो ना। चलो नहीं भी आएगा, आपको तो आ रहा है कि नहीं? आपको वो चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। बाकी क्वेश्चन आए ना आए, जितना एग्जैक्टली आएगा वो तो चीज़ें बिल्कुल, पेपर आप सेट कर रहे हो ना, पेपर मैं सेट कर रही हूँ। एग्जैक्टली तो क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर से उठा करके उसको एनालाइज करके ही तो करा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग सीख लोगे तो आप लोग का लॉस तो है नहीं। अगर मान लो वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो फिर कहोगे कि फिर कराया नहीं आपने। चलो, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ गया है उसको ट्राई करो आप। क्या बोल रहा है इसमें? देखो, ट्राई करो इसको, आप लोग करो। क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 5 numbers is 7. If 3 new numbers would be added, then the new average comes out to be 8.5. What is the average of those 3 new numbers? इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है 7। फिर क्या किया जा रहा है? 3 नए नंबर ऐड किए जा रहे हैं और अब उनका एवरेज क्या हो जाता है? 8.5 हो जाता है। तो जो एवरेज ऑफ जो 3 नंबर ऐड किए गए हैं बाद में, उनका जो है एवरेज क्या है, यही आपको फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे करोगे? बताओ। देखो, क्या दे रखा है आपको? 5 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, उनका एवरेज क्या है? 7। ठीक है। अब 3 नंबर ऐड किए जा रहे हैं, तो 5 + 3 नंबर बाद में आ जा रहे हैं और अब उनका एवरेज क्या हो जा रहा है? तो आप बोलोगे 8.5 हो जा रहा है। 8.5 हो जा रहा है। पूछ रहा है यही जो एक्स्ट्रा 3 ऐड किए गए हैं, इनका एवरेज क्या है, यही आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे करोगे? एक तो आप बेसिक से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं कहती हूँ, देखो, एवरेज आपका, एवरेज पहले एक चीज़ बताओ, एवरेज होता क्या है? एवरेज आपका क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है एवरेज? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? समझो, मान लिया मैंने नंबर है क्या? 3, ठीक है, 3 नंबर है A B C, उनका सम मान लो दे रखा है क्या? 40, सॉरी, उनका एवरेज है क्या? 40।
सैलरी का एवरेज मान लो, एज का एवरेज मान लो, या किसी भी चीज़ का एवरेज मान लो। 3 है ए बी सी, उनका दे रखा है एवरेज क्या 40। अब एवरेज क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका ए का भी 40 है, आपके बी के पास भी 40 गया और आपके सी के पास भी क्या गया 40 गया, अगर आपकी एवरेज 40 है तो। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जो है ए बी सी रिस्पेक्टिवली ये अलग अलग हैं। ये 40 मैंने वैल्यूज़ नहीं बोली है। देखो अभी क्या है, ये ए बी सी अगर एवरेज 40 है तो मैंने बस बोला कि एवरेज मतलब होता क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका अगर एवरेज 40 दे रखा है तो आपका ए का भी मतलब 40 है, बी भी आपका 40 है और सी भी आपका 40 है। ये एवरेज है, ठीक है, अभी वैल्यू नहीं है। अगर मैं इनका सम पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो आप बोलोगे 40 इंटू 3 हो जाएगा आपका, तो बराबर क्या आ जाएगा 120। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई a 60 हो सकता है और b 40 हो सकता है और c मान ले 20 हो सकता है, हो कुछ भी सकता है। या फिर मैं बोलूँ कि नहीं चलो भैया a क्या है आपका 40 है और b आपका 60 है और मैं कहूँ c आपका 20 है। तो यहाँ से ये जो मैंने आपको बोला है अभी एवरेज क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका 40 40 40 ये आपकी ए बी सी की वैल्यू नहीं है, ये आपका एवरेज है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज़ आपकी अलग अलग हो सकती हैं, भले आपका एवरेज 40 आएगा तो ए बी सी की आपकी वैल्यूज़ देखो यहाँ पे अलग अलग हो गई। एवरेज अभी भी 40 है बट वैल्यूज़ क्या है आपके, कभी ए की 60 भी आ सकती है 40 भी आ सकती है, वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। बट जो है एवरेज अगर 40 है तो सब पे आपका क्या जाएगा 40 40 40 जाएगा। ये चीज़ क्लियर? अच्छा अब देखो, अब चीज़ देखो, क्या एवरेज क्या है 40 है, ए पे क्या है 60 है, तो ये जो 60 है और इसका ये मान लो सी का क्या है 20 है, इसका कम है, एवरेज 40 है यहाँ पे कम है, ठीक है, और इसका ज़्यादा है। लेकिन एवरेज क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, तो भैया जो ए के पास एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा? ए अपना उठा करके कम वाले को दे देगा कि तुम लो, ले लो मेरे से, और हम लोग क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये ए क्या करेगा? अपना कुछ वैल्यू जो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो उठा के क्या करेगा? कम वालों को दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे कि मेरे पास, चलो ए ने बोला कि मेरे पास ज़्यादा है, चलो तुम ले लो मेरे से, और हम सभी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब मान लो जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, ठीक है, पार्टी, चलो ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह गए फ्रेंड सर्कल में मिलने, आप 6 लोग हो, ठीक है, 6 दोस्त गए हो, 600 रुपये खर्चा आया है आपका, तो क्या कहते हो कि चलो 600 रुपये खर्चा आया है, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो पर पर्सन आपका कितना 100 रुपये खर्चा आएगा। ऐसा तो है नहीं आपका कि एक 400 दे रहा है, दूसरा 200 दे दिया तो चलो हो गया, ठीक है, होता है ऐसे भी है। मगर अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे ही निकालते हो ना, 600/6 कर दिया तो 100 रुपये पर पर्सन आपका आएगा खर्चा, वही चीज़ है। अब देखो इसी मेथड से, इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, बताऊँगी। एक आपको जो है, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको बाकी बेसिक से बताऊँगी, अदरवाइज़ ये देखो, ये क्वेश्चन आप समझने की इस कंसेप्ट को कोशिश करना। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पे डेटा छोटा दे रखा है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको यहाँ पे डेटा जो है हाई फाई दे देगा ना, आपको यहाँ पे और पॉइंट में 89.5 दे देगा या फिर कुछ और वैल्यूज़ दे देगा, तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने में। बताऊँगी मैं कैसे होगी, तो इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को जो है ध्यान से समझना, मैं जो अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, पाँचों लोगों की एवरेज क्या है 7 दे रखी है। तो पाँचों की एवरेज जो आपके 5 होंगे, 1 2 3 4 5, उन सब की एवरेज क्या है आपकी 7 7 7 7 7 है। पाँचों की एवरेज क्या आपकी 7 7 7 है, लेकिन 3 ऐड हो गए हैं, 5 थे पहले से भाई और 3 और आ गए हैं, तो क्या होती है हमारी एवरेज 8.5 हो जाती है। तो एवरेज देखो बढ़ रही है, एवरेज क्या हो रही है? बढ़ रही है। 5 थे, 3 और आए हैं, एवरेज बढ़ गई है। तो एवरेज बढ़ी किसकी वजह से है? 3 की वजह से ही तो बढ़ी है। 5 जो पहले थे उनकी तो एवरेज 7 थी, 3 जो नए आए उन्हीं की वजह से बढ़ी है एवरेज। तो 3 की वजह से एवरेज आपकी जो बढ़ी है 3 की। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे जो 8 लोग हैं ये सबकी एवरेज क्या है यहाँ पे?
तो आपकी बोलोगे 8.5 8.5 8.5, सबकी एवरेज आपकी क्या है 8.5 है, ठीक है। तो मतलब ये जो 5 थे उनकी भी एवरेज 8.5 है और ये जो 3 लोग हैं उनकी भी एवरेज क्या है 8.5 है। तो ये जो 3 लोग हैं उनकी एवरेज क्या है अभी 8.5 है, अभी है ये 8.5, ठीक है। अब देखो 5 लोग के पहले 7 थे, अब हो गई 8.5 और ये जो 3 है 8.5 है। तो मतलब ये जो 3 है वो अपने आप में और वैल्यू लेकर के आ रहा है ना। ये 5 7 तो था ही, ये जो बढ़ा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा अपना ज़्यादा दे देगा इसको, ठीक है, इक्वल करने के लिए। उसी तरीके से जो 3 है जब आया होगा तो उसके पास ज़्यादा अमाउंट रहा होगा, या फिर जो भी बोला है ज़्यादा एज या जो भी बोल रखा है क्वेश्चन में ज़्यादा रहा होगा क्वांटिटी उसका, उसने फिर क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने अपना ज़्यादा अमाउंट क्या किया है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किसमें किया है 5 लोगों में, किसमें किया है 5 लोगों में। क्यों? क्योंकि 5 तो पहले से थे उन पे कम था, ये 3 था, ये कुछ ज़्यादा लेकर के आया है और फिर क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है ये एवरेज क्या है 8.5 है। मतलब इन 3 के पास 8.5 तो रहा ही होगा, प्लस इससे कुछ ज़्यादा भी रहा होगा, इससे कुछ ज़्यादा भी रहा होगा, वही अमाउंट जो है इन 5 में क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा अब देखो कि डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, इतना कितना किया है। तो देखो भाई 7 से एवरेज बढ़ कितना रहा है, कितना बढ़ रहा है 1.5 बढ़ रहा है। 1.5 ये हर एक बंदे पे बढ़ा है ना। देखो यहाँ पे 5 है तो 7 था 8.5 हुआ, तो हर एक 5 पे क्या हुआ है 1.5 1.5 1.5 1.5, 5 पे 1.5 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा 5 पे 1.5 बढ़ा है। तो मतलब कहने क्या मतलब है 1.5 एक पे बढ़ा है और मैं कह रही हूँ यहाँ पे 5 बंदे थे तो 5 पे कितना बढ़ेगा, 5 पे कितना बढ़ा होगा। तो 1.5 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो आएगा कितना आपका 7.5। मतलब ये आपका जो 7.5 है यही आपका क्या होगा बी जो एक्स्ट्रा लेके आया होगा। ये जो 3 लोग हैं ये आपके एक्स्ट्रा लेके आए होंगे और फिर जो है इन 5 लोगों में 1.5 1.5 1.5 क्या किए होंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। ये चीज़ क्लियर है कि ये जो 3 लोग आए हैं एक्स्ट्रा उन पे तो पहले देखो 8 पॉइंट था ही था। अब क्या किए इसके अलावा ये जो 1.5 ये जो बढ़ा है 5 लोगों का 5 लोगों का जो बढ़ा है 7.5 ये लेकर कौन आया, ये इनको ये 5 लोगों को दिया कौन है। तो भाई जो 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं बाद में यही लोग तो दिए हैं 7.5 लोग 7.5 पूरा अमाउंट 1.5 कर करके। तो जो 7.5 है ये 3 लोग आए हैं 3 लोग दिए हैं, ठीक है 3 लोग दिए हैं। अब फिर आता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जब 3 लोग 7.5 दिए हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तो एक कितना दिया होगा, एक कितना दिया होगा एवरेज क्या रहा होगा। तो आप बोलोगे इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे हम। डिवाइड बाई 3 कर दिया अगर हमने इसको तो क्या आएगा 3 दूनी 6 7 3 5 15 मतलब 2.5। मतलब आपका हर जो 3 बंदे आए हैं आपके नए 3 बंदे आपके जो भी नए आए हैं वो क्या होंगे 2.5 और एक्स्ट्रा ले आए होंगे और तब जाके क्या होंगे भैया 5 जो तुम हो लो हमसे एक्स्ट्रा, मेरे पास तो 2.5 है और तुम लोग क्या करो आपस में बांट लो, ठीक है। 2.5 एक का था, 3 का कितना था 7.5। तो टोटल वो लेके आए थे जितना बोले थे ठीक है भैया तुम अब लो हमसे 5 लोग तुम लोग, हमारे पास ज़्यादा है तुम हमसे ले लो और आपस में क्या करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बांट लो क्योंकि हम सबको इक्वल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 एक्स्ट्रा रहा होगा तो मतलब 8.5 है ये तो इनका जो है ही है 8.5 यहाँ पे 3 लोगों का और प्लस ये एक्स्ट्रा 2.5 अमाउंट हर एक बंदा जो 3 आए हैं वो लेकर के आए हैं। तो कितना ले आए हैं 2.5। अब इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे 8 2 10 1 11 तो आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये तीनों लोगों का एवरेज, तीनों लोगों का एवरेज ही आपका क्या आ जाएगा 11। मतलब जो 3 लोग आए हैं उनकी एवरेज पहले क्या रही होगी 11 रही होगी, तब जा कर के वो आते हैं बाद में क्या होता है उनका एवरेज हो जाता है 8.5 और फिर जो 5 है उनका भी सबका एवरेज क्या होता है बढ़ जाता है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ से, ये चीज़ आपको समझ में आई। देखो अगर नहीं समझ में आई तो फिर से आप जा करके रिवाइंड करके देखना वीडियो को, समझने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट ये अपने आप में बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है
ये जो है आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। देखो भाई माइनस कर दिया आप, तो माइनस से डेटा कितना छोटा हो गया है कि नहीं। अब यहीं पर बड़ा डेटा होता आपका, तो आप कैलकुलेट करते रह जाते, तो बहुत टाइम टेकिंग होता, थोड़ा सा लेंदी भी, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए फिर अवॉइड करते हैं हम लोग इसको। लेकिन यहाँ से क्या होता है, जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं अपना जब बेसिक का एवरेज का लेक्चर पढ़ाऊंगी उसमें मैं और एकदम चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि छोटी छोटी एकदम चीज़ें कि और कहाँ से क्या आई है, कैसे करे हैं हम लोग, हर एक स्टेप बताऊंगी मैं उसमें फिर आप लोग सीखना जिसको नहीं समझ में आया होगा। बाकी देखो इसको, ये मैं रब कर देती हूँ, ये समझाने के लिए लिखी थी। इसको जो है एक जो बेसिक वाला मेथड है वो भी मैं बता देती हूँ, जिसको अगर नहीं समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट तो वो इससे कर लेगा। देखो क्या है, 5 लोगों का दे रखा है क्या एवरेज, 7। 5 लोग का एवरेज दे रखा है क्या, 7। अब जो है 3 लोग और आए, 3 लोग और आए, ठीक है, प्लस है ये 3 लोग और आए, उनकी एवरेज क्या है, तो लेट यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लेट एवरेज ऑफ न्यू 3 पर्सन, जो न्यू 3 पर्सन है उनका एवरेज हम क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, तो 5 × 7, 5 लोग जो थे पहले उनका एवरेज क्या था, 7 था, प्लस 3 × x मान लिया। अब उनका एवरेज क्या हो गया, टोटल 8 लोग हो गए हैं, उनका एवरेज क्या हो गया आपका 8.5 हो गया है। यहाँ से आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, आपकी यही आएगी वैल्यू, आपका यही एवरेज आएगा। यहाँ से तो देखो आपको लगेगा कि ये इजी है करने में, बट एक्चुअली में ये इजी है करने में। आप इसको अप्लाई करना, कई बार सॉल्व करोगे तो आपको जब समझ में आएगा तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अभी देखो आपको यहाँ पर अगर डेटा मान लो दे रखा है, क्या मान लो दे रखा है 89.06, ठीक है, मान लो ये दे रखा है, अगर मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ वैल्यू, तो आप अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा ये। ठीक है, इसी सारी चीज़ों से बचने के लिए, बड़े बड़े डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन, इन सब से बचने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे इस तरीके को समझा है और सॉल्व करा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आया है ये वाली चीज़, तो आप जो है इस तरीके से अभी करना एग्ज़ाम में। बाकी मैं जब भी अपना बेसिक लेक्चर लूँगी एवरेज का, इसको पूरे एकदम डिटेल में और समझाऊंगी, आपको चीज़ें उस टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। वैसे आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश की हूँ। जो भी एक्स्ट्रा आया है उसकी वजह से बढ़ा है, कब क्या कैसे हुआ है, उसकी वजह से क्या क्या यहाँ पर हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो फट से आप लोग, ये कर लिया आपने, मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ गया होगा आपके, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, ये तो सिंपल है, एवरेज का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप लोग इसको ट्राई करो। क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर दे रखा है आपको, और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का दे रखा है आपको एवरेज टेम्परेचर। इफ़ ऑन फ्राइडे इट वॉज एग्जैक्टली 39 डिग्री, और फ्राइडे का आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो पूछा है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा। बताओ बताओ क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, फट से कर लोगे आप लोग। देखो क्या दे रखा है, ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे को आपका दे रखा है एवरेज क्या है 41। तो भैया एवरेज है 41 और 3 डे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 से, तो हुआ क्या, 3 एकम 3, 3 चौके 12, आपका 123 आ गया टेम्परेचर का ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को। ठीक है, अब दे रखा है क्या, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो वेंसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे को आपका क्या दे रखा है एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री। तो 40 × 3 कर दो आप, तो इनका जो है टेम्परेचर का सम कितना था आपका आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है,
अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, वेंसडे है, थर्सडे है, यहाँ भी वेंसडे और आपका थर्सडे है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दो, अगर ये दो इक्वेशन आपस में, इसको ट्यूसडे माइनस वेंसडे कर दो, वेंसडे माइनस थर्सडे, मतलब जो भी इक्वेशन को माइनस कर दोगे अगर आप, तो आपका बचेगा क्या, तो आप बोलोगे यहाँ भी वेंसडे प्लस में था, यहाँ माइनस में था, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थर्सडे प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ट्यूसडे आपका प्लस में है और ये माइनस में फ्राइडे है आपका, बचेगा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो भाई 123 है, 123 में से अगर आप 120 माइनस करोगे तो आपका बचेगा क्या, 3। मतलब ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, ट्यूसडे और माइनस फ्राइडे करोगे तो आपका टेम्परेचर आएगा क्या, तो आप बोलोगे 3 डिग्री। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्राइडे को आपका टेम्परेचर क्या था, 39 डिग्री था। फ्राइडे को आपका टेम्परेचर क्या था, 39 डिग्री था, और आपसे पूछ रहा है ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था, तो भाई फ्राइडे को अगर 39 था, ट्यूसडे को आपसे क्या पूछेगा, कितना, ट्यूसडे को पूछ रहा है कितना था, तो आप 3 ऐड कर दोगे तो आपका आएगा क्या, तो आप बोलोगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी होगा, 42 डिग्री आपका क्या आएगा, टेम्परेचर ही आएगा ट्यूसडे का। क्लियर ये चीज़ कैसे आई, ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था, आता है क्वेश्चंस ऐसे प्रीवियस ईयर में, इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में आया है, तो आपका आ सकता है इस एग्ज़ाम में भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको उठाया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, कंसेप्ट तभी समझ में आएगा, तो आप लोग ये मत देखा करो कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे क्या होंगे, आप लोग पेपर नहीं सेट कर रहे हो, पेपर जो सेट कर रहा है उसको सेट करने तो वो कैसे भी कर सकता है, वो बस आपको जब उसने टॉपिक बता दिया कि ये टॉपिक से रिलेटेड आएगा, तो आप जो है बस आपका काम है, आप प्रिपरेशन अपनी पूरी कंप्लीट रखो, फिर वो कुछ भी दें आप सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, इजी क्वेश्चन है। तो पूछा है गेन या लॉस क्या हुआ बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 18 आर्टिकल का आपकी इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट जो कह रहा है लिख दो, क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या बोला आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को नीचे ले आओ, तो आपका क्या आ जाएगा, 16/18, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, 2 से काट दो 8 बार में, 2 9 18 बराबर आपका रेशियो क्या आ गया, 8/9 आ गया। अब पूछा आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो भाई आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 8, आपके सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 9, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 1 का हो रहा है, वह किस वैल्यू पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पे, वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस की, 8 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 1/8 का क्या होगा आपका वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू मैंने बता रखा था क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे 12.5% का उसको क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन करो फट से, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो आप लोग करने का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गोपी है, जा रहा है, गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी टू बाय एन आर्टिकल कॉस्टिंग 15% लेस एट बी, ठीक है, ए से बी जा रहा है गोपी आर्टिकल कोई खरीदने के लिए, और जो वो आर्टिकल है उसका प्राइस क्या है, 15% कम है बी पे, भाई तभी तो जा रहा है कि भाई कम है वहाँ पे, जैसे हम लोग नहीं होता, हम लोग या मम्मी लोग को कोई भी देखो घर पे क्या होता है कि सस्ती दिखी चीज़ें तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दूर चल के ही चले जाते हैं, तो वही हाल है, 15% क्या हो रहा है, कम पे मिल रहा है बी पे, तो चला गया गोपी, ठीक है। ऑल्दो ही स्पेंड्स ₹150 ऑन ट्रैवलिंग, वो जो है ट्रैवलिंग पे 150 रुपये खर्च कर रहा है, और लेकिन तब भी क्या हो रहा है, उसको 150 रुपये का गेन हो रहा है, ठीक है। अब बताना है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज बताना है प्रॉफिट उसका, देखो गोपी है, गोपी गया है कहाँ, ए से बी पे, भाई
ए पे उसको सामान मिलता था लेकिन नहीं लिया, वो बी पे लिया। क्यों लिया बी पे? क्योंकि मान लो यहाँ पे 100 रुपये में मिलता था, अगर उसको मान लिया 100x में मिलता था उसको, तो यहाँ पे 15% लेस पे मिलेगा, मतलब 85x में मिलेगा। क्लियर ये चीज़? अब बोल रहा है कि क्या वो जो है क्या करता है, 150 रुपये स्पेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। उसका जो चार्ज होता है आने जाने का वो क्या होता है, 150 रुपये होता है भाई। तो उसका लगा कितना, 85x का सामान खरीदा उसने, 85x का उसने क्या किया, सामान खरीदा है, ठीक है। प्लस 150 रुपये उसको क्या लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज लगे हैं ए से बी जाने पे। लेकिन उसको क्या हुआ है, फिर भी क्या हुआ है, 150 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। 150 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जब 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो बताओ प्रॉफिट होगा कितना आपका, यहाँ से बताओ प्रॉफिट कितने का होगा, कौन सी क्या इक्वेशन आप फॉलो करोगे? सॉरी, बताओ। देखो आपका यहाँ पे क्या था, 85x लगा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 150 ये जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है। अब जो प्रॉफिट हुआ आपको 150, तो आपको जो यहाँ पे लेते 100 रुपये, यहाँ पे लेते जो 100 रुपये, ये आपको पहले लगता, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने इसमें ख़रीदा है तो आपको जाकर के क्या हो रहा है, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब पहले 100 रुपये था, ठीक है। अब जाके आप 85x प्लस 150 में वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो आप ये अगर ये वैल्यू आप माइनस कर दोगे, आप 100x में से आप 85x जो आपका वहाँ पे जाके खरीद रहे हो प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो भी हुआ है लगा है आपका, माइनस कर दोगे, तब जाके आपकी क्या आएगी, प्रॉफिट वैल्यू आएगी ना भाई। यहाँ पे उसका क्या था, पहले कॉस्ट प्राइस मान लो एक तरीके से 100 रुपये, उस पर उसको खर्च करना पड़ रहा था। तो जब 15% छूट मिल रहा उसको, तो अब 85x, ठीक है, 15% छूट मिला तो 85x में उसको लगा। अब 85x पे उसको लगा, लेकिन क्या होता है, 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लगता है, मतलब उसका टोटल चार्ज अभी कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे 85x प्लस 150 रुपये। क्लियर ये चीज़? लेकिन बोल रहा उसको क्या, 150 रुपये का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, तो प्रॉफिट पहले भाई लगता 100x रुपये, अभी लग रहा है 85x प्लस 150, तो 100x माइनस 85x प्लस 150 कर दोगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 150 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा क्या, 15x इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा, 150 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 300। तो आपका x की वैल्यू 15 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, अभी आ गई आपकी 20 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ से तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे ना, बताओ कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज उसको एक्चुअली में कितना हो रहा है, बताओ आप लोग क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे इसको 20 से माइनस आप करोगे, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 2000 पहले लगना था, बट अभी लग कितना रहा है उसको, तो आप बोलोगे 85x प्लस 150, मतलब ये मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 7, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। तो 1700 और प्लस 150 तो बराबर आपका है 1850। 1850 लग रहा है भाई, लगना था आपको 2000 रुपये, लेकिन आपको लग कितना रहा है, 1850 रुपये लग रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो माइनस डिफरेंस देख लो कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे 0 में से 0, 10 में से गया, और यहाँ पे 150 आएगा, ये 150 आएगा ना, हाँ 150 आएगा। अब ये 150 किस पे, 2000 पे, भाई 150 का किस पे आएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं साइड में, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, 150 अपॉन 2000 इंटू 100, 00 से 00, ये 2 से कट जाएगा, ये बराबर आपका आएगा क्या, 2 सत्ते 14, 7.5% का प्रॉफिट हुआ। ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने, आप पूछोगे 2000 क्यों लिया है, तो भाई
पहले कोई चीज़ वो 2000 ये 100x में ही तो खरीदता था, 100x में ही मतलब उसको लेना था, लेकिन जब वो बी पे गया तो उसको मिला 85x में, और उस पर क्या हो रहा है, 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो लग रहा है, इसीलिए हमने 85x प्लस 150 को यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, इसीलिए हमने 85x प्लस 150 की वैल्यू ली है, क्योंकि हमारा बाद में जो है इतना खर्चा हो रहा है, और अगर हम नहीं जाते बी पे तो हमें कितना करना पड़ता, 2000 करना पड़ता। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, पहले भैया हमें 2000 करना पड़ता खर्चा, और अभी हम खर्चा कितना कर रहे हैं, 1850 कर रहे हैं, तो हमें 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 2000 पे। तो 150 रुपये का प्रॉफिट 2000 पे, तो बराबर आपका परसेंटेज आया क्या, 7.5% का प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो रहा है। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो। ये देखो लैंग्वेज का गेम था, ये आप लैंग्वेज अगर अच्छे से समझ जाओगे कि लैंग्वेज में कह क्या रहा है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो फट से, फिर मैं इसको रब करती हूँ। सॉरी, ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो। देखो ट्राई करोगे तो आप लोग फिर इसको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर ट्राई करो आपको, क्योंकि भाई मैथ्स एप्टीट्यूड भाई एक कंसेप्ट सीखना है, जितना क्वेश्चंस आप लगाओगे आपका उतना ब्रशअप होगा, उतना पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी लगाओ, बाकी घर पे भी टाइम मिले तो लगाओ, हर जगह मतलब जब भी टाइम मिले आप लगाओ। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ एप्टीट्यूड ही, आप बाकी सेक्शंस रीजनिंग और बाकी सेक्शंस आपके जो भी एग्ज़ाम में आने हैं हर चीज़ पढ़ो अभी, क्योंकि सारे सेक्शंस आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सारे सेक्शंस आपको क्या नंबर गेन कराते हैं। ठीक है, और नंबर माइनस भी कराते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखो और सारे सेक्शंस अच्छे से पढ़ो। बाकी आपकी सारी लेक्चर्स जैसा आपको पता है चल रही है, तो आप उसको भी देखो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो और लाइक भी कर देना वीडियो को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राम सेव कर रहा है 14% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, वाइल श्याम जो है सेव कर रहा है 22% ऑफ सैलरी। ठीक है, इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स 1540 रुपये, व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ राम। ये चीज़ तो कर लोगे आप भाई। देखो राम और श्याम हैं, दो बंदे हैं, और 14% और 22% अपनी सैलरी का क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ना। हाँ सॉरी, 14% और 22% सेव कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी सैलरी क्या है, सेम है, तो राम भी 100 रुपये पाता था, श्याम भी 100 रुपये पाता था। अब जो है 14% राम सेव कर रहा है और 22% श्याम सेव कर रहा है। अब बोल रहा है कि एंड श्याम जो है सेव कर रहा है 1540, तो जो 22% की वैल्यू आपकी है, 22% की वैल्यू वही आपकी क्या दे रखी है, 1540 रुपये। क्या दे रखी है आपको, 1540 रुपये। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ राम, भाई 22% की वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपको बतानी क्या है, 14% की। ठीक है, 14% की बतानी है ना, तो आप 2% की निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट 1 की निकाल लो, चाहे 2 की ही निकाल लो। तो आप क्या करोगे, अपॉन 11 कर दोगे, है कि नहीं। तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 0, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, आपकी वैल्यू आ जाएगी 14% की, 14 सत्ते 98, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 980 रुपये। अगर 22% की वैल्यू 1540 रुपये दे रखी है, तो आपको 14% की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका क्या आ जाएगा, राम या श्याम किसकी सेविंग है, 980 रुपये, तो राम की सेविंग आपकी आ गई क्या, 980 रुपये। ठीक है, ये राम की सेविंग आ गई। अगर इसी में पूछता कि कितनी उनकी सैलरी है, ये भी निकाल लेते भाई। 22% की वैल्यू दे रखा है, तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। या फिर अलग अलग उनके पूछता एक्सपेंडिचर बता दो आपका, अगर राम का पूछता, श्याम का पूछता, जिसका भी एक्सपेंडिचर पूछे आप वहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 52%, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। अगर 60% किसी नंबर का सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे नंबर से, ठीक है, नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 52%, तो जो सेकेंड नंबर है रिड्यूस हो जाता है और क्या हो जाता है, 52% हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, मानते हैं हम दो नंबर है, क्या दो नंबर है ए और बी, एक है 100x, ये रेशियो नहीं है, एक नंबर है ए 100x और बी है क्या आपका 100y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, 60% ऑफ अ नंबर 100x है, उसका 60% तो 60x, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, तो अनदर नंबर से ये नंबर क्या हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, नंबर देन द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स, तो जो सेकेंड नंबर है रिड्यूस हो जाता है, कितना हो जाता है, 52%, अपने का क्या हो जा रहा है, 52%, तो मतलब हो जा रहा है अपना क्या, तो 52y हो जा रहा है। क्लियर ये चीज़, ये 52y हो जा रहा है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, तो आपको x और y का रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर लो, या 100x और 100y, भाई 100 कट जाएगा, तो x और y का रेशियो ही फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, तो अब देखो 100 है y और यहाँ पे 52y है, तो आप इधर ले जाओगे तो आप 100 में से और 52 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 5 गया 48y इज इक्वल टू 60x आ गया। ठीक है, तो आपका x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 48/60। ठीक है, अब ये 6 से कट जाएगा 10 बार में, 6 बट्टे 48, फिर कट जाएगा आपका 2 से 4 बार में, आपका 2 से 5 बार में, तर आपका आ गया क्या, x और y रेशियो क्या आ गया, 4:5, मतलब आपके नंबर का रेशियो क्या आ जाएगा, आपका 4:5 आ जाएगा। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो, इसको इसमें ध्यान से समझना था कि इसमें रिड्यूस 52%, मतलब ये इसका बोलने का मतलब था कि 52% माइनस नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होकर के क्या हो रहा है, 52% हो रहा है, माइनस नहीं करना आपको। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो फट से, इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बताओ, दे रखा है 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, फ्रैक्शन है आपका क्या है, 1/3 और 4/7 और 2/5। ठीक है, 3 फ्रैक्शन दे रखा है और बोला है इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताओ, ये मत करना डिवाइड करने लग जाना और फिर इसको सॉल्व करें ना, बताओ कैसे करेंगे इसको। देखो इस तरीके का आपको जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, और आपसे पूछे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, मान लो 2 नंबर पहले हम लोग लेते हैं, कोई 2 नंबर ये लिया, ठीक है, 3 नंबर यहाँ दे रखे हैं, कितने भी नंबर दे आप निकाल सकते हो। पहले हमने इन दोनों नंबर को देखा, 1/3 और 4/7, ठीक है, इन दोनों नंबर को हमने पहले लिया और क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, तो 7 × 1 7 और 4 × 3 12, 4 × 3 12। देखो हमेशा क्या करना, जो एक ऊपर वाली वैल्यूज़ होती है, मल्टीप्लाई जैसे कर रहे हो ना जब, तो हमेशा नीचे से और ऊपर की तरफ जाना, एरो नीचे से ऊपर की तरफ करना, और मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या करना, न्यूमरेटर मतलब अंश के मान के टाइप, अंश के जो वैल्यू होती है ऊपर, वहाँ पे ऊपर ही हमेशा लिखना। ठीक है, नीचे से मल्टीप्लाई, नीचे से एरो ऊपर ले जाना, और 3 × 4 हमेशा क्या करना, जो न्यूमरेटर में गया है उस साइड को आप लिखना हमेशा, जैसे इसी तरह
ऐसे 1 इंटू 7 है तो ऊपर से नीचे नहीं लाओगे आप, नीचे से ऊपर ले जाओ एरो, और जिसकी तरफ एरो है तो 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7 लिखोगे आप हमेशा क्या, एरो की जो साइड है हमेशा ऊपर की तरफ, या एरो की साइड मान लो, या हमेशा अंश की साइड ऊपर जो होता है आपका न्यूमरेटर होता है हमेशा उसकी साइड लिखोगे। तो अब ये आपका मल्टीप्लाई करके क्या आया 7 और ये आपका क्या आया 12। अब देखो आप 7 और 12 में कौन सा नंबर बड़ा है, दिख रहा है आपको क्या बड़ा है, 12 बड़ा है। तो जब 12 बड़ा है तो 12 आप ये 12 की जगह थी क्या आपकी 4/7, तो मतलब आपका 1/3 और 4/7 में क्या बड़ा है 4/7 बड़ा है। क्लियर ये चीज़। सिमिलरली आप करोगे क्या 4/7 और 2/5 में सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एरो ऊपर की साइड ले गए, मल्टीप्लाई कर आपको 5 इंटू 4, देखो इधर एरो इधर है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 क्या 20। अब देखो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 क्या 14। क्लियर ये चीज़। बड़ा क्या है 20 बड़ा है इन दोनों में, इन दोनों में 20 बड़ा है। तो अब 20 जो था उसका फ्रैक्शन ये वाला लिया था क्या हमने, वैल्यू क्या थी तो 4/7, तो मतलब 2/5 और 4/7 में अभी भी क्या बड़ा है आपका 4/7 ही बड़ा है। क्लियर ये चीज़। अब इन दोनों का कर लिया 4/7 बड़ा आया, इन दोनों का कर लिया हमने, इसमें भी 4/7 ही बड़ा आया। अब बचा क्या 1/3 और 2/5 का। अब इनका भी सॉल्व कर लो, कैसे, ऐसे ही 1/3 और 2/5 का। सेम प्रोसेस क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर की तरफ एरो ले जाओगे आप, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। बड़ा कौन है 6 बड़ा है, तो 2/5 वाला बड़ा है, मतलब 1/3 और 2/5 में क्या आपका बड़ा है 2/5 बड़ा है। तो आपको जो भी पूछे इसमें फिर क्या आया था आपका सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका आया था 4/7, सबसे बड़ा 4/7 आपका आया था। फिर आपका क्या आया 2/5 आया है, 2/5 आया है, और फिर आपका क्या आया है 1/3 आया है, 1/3 आया है। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग पूछेगा तो आपका ये पहले हो जाएगा, देन ये आपका जो भी ऑर्डर पूछेगा या जो भी वैल्यू पूछेगी कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। क्लियर ये चीज़। इसको नोट डाउन कर लो फट से। इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन ले आती हूँ। फिर इसको मैं रब कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब क्या है, क्या बोल रहा है देखो, एक्सक्यूज मी, हाँ दे रखा है क्या क्वेश्चन में 999 1/7 प्लस, इधर भी मैं लिख देती हूँ क्या 999 1/7 प्लस 999 2/7, ठीक है, प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 और प्लस 999 5/7, यहाँ आपको दिख रहा है ना, और प्लस 999 5 हो गया 6/7। ये क्वेश्चन है आपका, और आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी, बताओ आप फट से। इसकी वैल्यू सॉल्व करो, आप कैसे करोगे, क्या आएगी बताओ। देखो इतना बड़ा नंबर देख करके डरना नहीं, फाइंड, देखो इसमें कुछ तो सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी, क्या है कैसे, एक बार जरा ध्यान से इसको देखो कि क्या आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो कुछ लोग को आता होगा, कुछ लोग बिल्कुल कर ले जाओगे इसको, जो जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझो कि मैं क्या कह रही हूँ। इनको आप ध्यान से देखो कि इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है इस क्वेश्चन में। एक तो ये दिख रही है आपका 999 जो है आपका सब में कॉमन है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। देन सेकेंड थिंग क्या दिख रहा होगा आपको कि 1/7 यहाँ है, यहाँ 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, और यहाँ 6/7 है, ये चीज़ दिख रही है। अब जी देखो इसको आप, इस पर्टिकुलर जो आपका है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 999 प्लस 1/7, इसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर ये चीज़।
तो आपका जो इक्वेशन गिवन है, आप ये पूरी वैल्यू जो आपकी गिवन है उसको आप क्या लिख सकते हो, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7। मतलब इन सब वैल्यूज़ का क्या करना, आपको एडिशन करना है, सम करना है। क्लियर ये चीज़? अब देखो 999 999 1 2 3 4 5 6, ये जो 999 है वो आपका कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम आया है। तो या तो आप 6 बार लिख कर के ऐड करो, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, तो 999 इंटू 6, आप ये डायरेक्ट लिख लिया आपने। अब देखो प्लस प्लस क्या, 1/7 प्लस 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, ये 999 सबका आपने ले लिया है। अब इसमें देखो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 में आपका क्या 1/7 क्या है, कॉमन है। क्लियर ये चीज़? फिर आपका बचा क्या, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6, ये आपका बचा। क्लियर ये चीज़? अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 54, 6 9 54 और 5 59, और फिर 6 9 54 और 5 59, तो 5994 आ गया। और प्लस अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 6 4 10 5 15 3 18 2 20 1 21, तो आपका आया क्या, 21/7, 21/7 आया। अब ये कट जाएगा क्या, 3 बार में कटेगा, तो आपका ये वैल्यू ऐड करोगे तो आपका आएगा क्या, तो आप बोलोगे 5997, क्या आ जाएगा, 5997, इसका आंसर आ गया। क्लियर ये चीज़? इसको नोट डाउन कर लो। आपको ध्यान से देखना है कि आप इसमें कर क्या सकते हो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा, क्या कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, उसको ट्राई करो आप लोग करने का। जैसे मैंने पिछले बार एक बार कराया था, सेम उसी पे पैटर्न पे है बेस बिल्कुल, तो इसको भी आप लोग कर ही लोगे। 3 की पावर x प्लस 3 इंटू 9 की पावर आपकी क्या, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, गिवन है 3 की पावर 3x प्लस 7। ठीक है, फाइंड आउट करना है क्या, वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x की क्या होगी आपकी, बताओ, या क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ x, बताओ। इसको ट्राई करो करने का, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो ये क्या है आपका, 3 की पावर x प्लस 3 है, 3 की पावर x प्लस 3 है ये। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई। अब देखो ये 9 है, 9 को हम क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और 3 के स्क्वायर के बाद भी इसकी पावर अब क्या दे रखी है आपको, तो 2x माइनस 5 दे रखी है। क्या दे रखी है, 2x माइनस 5 दे रखी है। और ये क्या है, 3 की पावर 3x और प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो अगर ये 2 है और ये 2x माइनस 5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई होके आपका आएगा क्या, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4x, और ये आपका क्या आ जाएगा, -10, ये आपका आ जाएगा -10। क्लियर है चीज़? अब देखो 3 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4x माइनस 10, बेस दोनों का क्या है, सेम है, पावर अलग है। तो जब बेस सेम होता है, जैसे अगर मैं कहूँ क्या, a की पावर p है इंटू a की पावर q है, तो बेस सेम है a, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके यहाँ पे सेकेंड केस होता, a की पावर p अपॉन a की पावर q,
तो जैसे हमने यहाँ पे पावर्स ऐड की है मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीज़न के केस में आपका क्या होता, पावर आपकी क्या होती, माइनस हो जाती, तो a की पावर p माइनस q हो जाता। यहाँ पे क्या होता है, a की पावर p माइनस q हो जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाती पावर। क्लियर ये चीज़। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे क्या, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब पावर आपकी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 10 हो जाएगा। तो x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 10 आप करोगे तो आपका आएगा क्या, 5x और माइनस 7 और इज इक्वल टू वॉट, 3 की पावर 3x प्लस 7, ये गिवन है आपका। अब भाई यहाँ पे 3 की पावर 5x माइनस 7 है, यहाँ पे 3 की पावर 3x प्लस 7 है, 3 यहाँ पे नीचे बेस सेम है, कंपैरिजन करोगे आप तो कंपैरिजन करने पे आपका क्या आ जाएगा, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू वॉट, 3x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 उधर जाएगा 14 और ये अपॉन में 2 आ जाएगा, बराबर आपका आएगा क्या, 7। तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो फट से, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब कर रही हूँ। देखो इस तरीके का कंसेप्ट आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी करके जाना एक बार। ये सारी चीज़ें आपको देखो आती तो हैं ही, मतलब जिनको आती हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती आप ट्राई करो। ये बिल्कुल मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप यहीं से देख लोगे तो अगर आपके एग्ज़ाम में आती हैं तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसलिए एक बार इसको कर लेना। एक और चलो क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं क्या, द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद √3 प्लस √2 गिव्स, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, अगर हम उसको क्या √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लिया क्या नंबर है x, ठीक है, तो क्या आपका आता है √12 प्लस √18, क्या आता है, √12 प्लस √18 आता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर ये चीज़, करो आप लोग, इसको तो कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, ये देखो इसको क्वेश्चन को ना, ये फॉर्म में था, मैंने आपको बता दिया है कि क्या था इसमें, लिखा क्या था, लिखा था द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद √3 प्लस √2 गिव्स √12 प्लस √18। ठीक है, तो इसको मैंने आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, आपको यही पूछा है। अब फिर आपके एक्स की वैल्यू पूछ रखी है तो आप कैसे करोगे, देखो ये क्या है, अंडर रूट में 12 है, क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, 12 को लिखते हो 4 इंटू 3, 12 होता है। अब 4 है, रूट से बाहर निकालोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2√3। ठीक है, अब ये 9 इंटू 2 18 होता है, 9 को बाहर लोगे क्यूब रूट से तो आपका क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में था, आप यहाँ क्या करो, डिवाइड में कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसका रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं भाई, जो नंबर होता है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना होता है क्या, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे √3 माइनस √2, ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसी नंबर से, बस यहाँ प्लस है तो माइनस कर दोगे और ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर ये चीज़। अब देखो ये नंबर है और ये नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 2√3 इंटू √3 बराबर 6। ठीक है, अब ये करोगे आप तो -2√6 आ जाएगा, प्लस 3√2 इंटू √3 क्या आ जाएगा आपका, 3√6 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। क्लियर ये चीज़। अब अपॉन में √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, तो a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में है तो आपका क्या होगा, a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 6 प्लस में है, 6 माइनस में है, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू आई क्या, तो यहाँ पे -2√6 प्लस 3√6 बराबर आएगा क्या आपका आंसर, √6। आपके x की वैल्यू क्या आ गई, √6। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो। देखो रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपका
पूछा है एग्ज़ाम में, कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन को फोकस करा है कि आपको कई क्वेश्चंस कराने की कोशिश करिए। लगभग हर एक जो भी मैंने प्रैक्टिस सेशन उठाया है, हर एक प्रैक्टिस सेशन में लगभग मैंने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लिया है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता है ये सारी चीज़ें एटलीस्ट सीख लो आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो पेपर में, ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल ये जो स्कोरिंग ये होते हैं ना, ये क्वेश्चंस बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं, इनको आप छोड़ना नहीं, बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बहुत नंबर गेन कराते हैं। ये देखने में लगते हैं बट आप इजीली सॉल्वेबल होते हैं, आप सॉल्व कर लोगे देख देख के। और क्योंकि इसमें देखो, इसमें लैंग्वेज का गेम तो होता नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ये बस आपको सॉल्व करना होता है बेसिक सा। इसीलिए आपको बस ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बस आनी चाहिए और आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फट से। चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन फिर नेक्स्ट लेके हम लोग आएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इसी टाइप की वैरायटी क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में प्रीवियस होते हैं वही टाइप के करेंगे। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, जिससे नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोज़ की आप तक पहुँचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबके साथ शेयर करो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करो और बाकी मेहनत करो, पढ़ते रहो, ठीक है। और अपना जल्दी से जल्दी एम अचीव करो, हम लोग को भी बताओ, हम लोग भी खुश हो कि भाई हम लोग की मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। चलो बाकी अपना सब ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।